द सीक्रेट वर्ल्ड ऑफ फाइनेंस में आपका स्वागत है। आज हम उन बड़ी आर्थिक ताकतों को समझने की कोशिश कर रहे हैं जो चुपचाप हमारी दुनिया बदल रही हैं। मेरा मतलब है घटती जन्म दर और बढ़ती उम्र वाली आबादी। ये सिर्फ आंकड़े नहीं है, ये हमारी जेब, हमारे भविष्य और समाज की जो बनावट है ना, उस पर गहरा असर डाल रहे हैं। बिल्कुल। हमारे पास दुनिया भर के शोध हैं, जैसे डेमोग्राफी जर्नल है, यूरोपियन सेंट्रल बैंक के पेपर्स हैं। हाँ, और विशेषज्ञों की राय भी है, जैसे टेड टॉक्स से और वोल्टर्स क्लूवर के विश्लेषण। और हाँ, फिनलैंड, जापान, दक्षिण कोरिया, फ्रांस जैसे देशों के असल उदाहरण भी तो हैं ही। जी। तो आज का मकसद ये समझना है कि भाई कम बच्चे पैदा होने और समाज के बूढ़े होने का असर पेंशन पर, नौकरियों पर, आर्थिक रफ्तार पर और यहाँ तक कि हमारे अपने पैसों से जुड़े फैसलों पर कैसे पड़ रहा है। चलिए इस पर थोड़ी गहराई से बात करते हैं। हाँ, जरूर। सबसे पहले ये समझना जरूरी है कि ये कोई एक दो देश की कहानी नहीं है। नहीं, बिल्कुल नहीं। पूरी दुनिया में लोग कम बच्चे पैदा कर रहे हैं। जैसे यूके में देखें तो औसतन एक महिला 1.5 बच्चे भी नहीं पैदा कर रही है। हाँ, 1.5 से भी कम। और अमेरिका में ये आंकड़ा 1.6 के आसपास है। जी। और कमाल की बात यह है कि ये सिर्फ अमीर देशों की बात नहीं है। नहीं, जैसा आपने कहा, तुर्की और मेक्सिको जैसे विकासशील देशों में भी यही रुझान दिख रहा है। अच्छा। हाँ। दुनिया की कुल आबादी अभी भी बढ़ रही है, पर वो जो बढ़ने की रफ्तार है ना, वो काफी धीमी हो गई है। तो इसके पीछे वजह क्या है, मतलब क्यों हो रहा है ये सब? देखिए, इसके पीछे कई वजह हैं। एक तो वो सीधा सीधा आर्थिक दबाव है। आर्थिक दबाव जैसे? बच्चों को पालना बहुत महंगा हो गया है। आप सोचिए, यूके में एक अंदाजा है कि एक बच्चे पर पूरी जिंदगी में करीब 2 लाख पाउंड। 2 लाख पाउंड? ये तो बहुत ज्यादा है। हाँ, मतलब लगभग 2 करोड़ रुपए का खर्चा आ सकता है। बाप रे। और अमेरिका में सिर्फ चाइल्ड केयर का सालाना खर्ची $17,000 से ज्यादा है। फिर घर खरीदना मुश्किल हो गया है, पढ़ाई का कर्जा है लोगों पर। हाँ, ये सब मिलके तो बहुत बोझ बन जाता है। बिल्कुल। ये सब लोगों को सोचने पर मजबूर करते हैं। लेकिन सिर्फ पैसा ही वजह नहीं है। अच्छा, और क्या है? समाज भी तो बदल रहा है ना? महिलाओं के पास अब करियर और शिक्षा के बेहतर मौके हैं। हाँ, ये तो है। लोग वो जो पारंपरिक पारिवारिक भूमिकाएं थी, उनसे हटकर सोच रहे हैं। और कुछ विशेषज्ञ तो ये भी कहते हैं कि शायद स्मार्टफोन और सोशल मीडिया का जो बढ़ता असर है, हाँ, वो भी हमारे सामाजिक मेल जोल और रिश्तों को बदल रहा है। शायद उसका भी कुछ रोल हो। हाँ, तो ये सब मिलकर एक तरह से बड़ी तस्वीर बनाते हैं। लेकिन इसका हमारी अर्थव्यवस्था और खासकर पैसों के मामले पर क्या असर पड़ रहा है? वो पेंशन सिस्टम वाली बात बहुत सुनने में आती है। हाँ, वो खतरा बिल्कुल असली है। देखिए, यूरोप में कई जगह पे एज यू गो सिस्टम चलता है। पे एज यू गो मतलब? इसका सीधा मतलब है कि आज जो लोग काम कर रहे हैं, उनके टैक्स से आज के रिटायर्ड लोगों को पेंशन मिलती है। अच्छा। एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी का सौदा है ये, एक तरह से। अच्छा। लेकिन जब काम करने वाले ही कम हो रहे हैं कुछ देशों में, तो हालत यह है कि हर रिटायर्ड व्यक्ति के पीछे सिर्फ 2 काम करने वाले बचे हैं। सिर्फ 2? हाँ, और रिटायर होने वालों की संख्या बढ़ रही है, खासकर वो जो बेबी बूमर पीढ़ी है ना। हाँ हाँ। दूसरे विश्व युद्ध के बाद वाली, उनकी वजह से। तो ये पूरा सिस्टम डगमगाने लगता है। जापान इस मामले में क्या कहते हैं, एक प्रमुख उदाहरण है। वहां ये संकट साफ दिख रहा है। ये पेंशन वाला गणित तो वाकई डराने वाला है। लेकिन क्या सारे रास्ते बंद हैं? मतलब कोई उम्मीद की किरण? फिनलैंड से एक दिलचस्प विचार सुना था मैंने शिक्षा को लेकर। हाँ, फिनलैंड का जो अध्ययन है, डेमोग्राफी जर्नल में छपा था, वो एक दिलचस्प रास्ता सुझाता है। सोचिए, अगर बच्चे कम हैं, ठीक है, लेकिन हर बच्चे पर ज्यादा ध्यान दिया जाए, उनकी शिक्षा बेहतर हो, तो वो ज्यादा कुशल बनेंगे। हाँ, ये बात तो सही है। इससे उनकी उत्पादकता बढ़ेगी और पूरी अर्थव्यवस्था को फायदा हो सकता है, भले ही आबादी कम हो रही हो। ये एक तरह से गुणवत्ता बनाम मात्रा वाली बात हो गई। गुणवत्ता बनाम मात्रा। इससे शायद पेंशन का बोझ भी कुछ कम हो सके और प्रति व्यक्ति जीडीपी यानी हर नागरिक की औसत आय वो भी बढ़ सके। ये तो सुनने में काफी अच्छा लगता है, कम लोग पर ज्यादा काबिल। बिल्कुल, पर इसे लागू करना उतना आसान नहीं है। विडंबना यह है कि फिनलैंड खुद हाल के सालों में अपने शिक्षा के स्तर में थोड़ी गिरावट या ठहराव देख रहा है। अच्छा, मतलब वो खुद भी संघर्ष कर रहे हैं। हाँ, तो ये कोई जादुई छड़ी नहीं है, लेकिन एक सोचने की दिशा जरूर है। ठीक है, ये तो हुई व्यापक आर्थिक तस्वीर और संभावित हलों की बात। लेकिन इसका असर आम परिवारों पर कैसे पड़ता है, खासकर उनके पैसे संभालने के तरीके पर? बच्चे होने पर लोग क्या अलग करते हैं? हाँ, एक अध्ययन है, फर्टिलिटी फाइनेंशियल लिटरेसी पेपर। वो बताता है कि जब परिवार में बच्चे आते हैं, तो लोग अक्सर अपना पैसा घर जैसी इलिक्विड एसेट्स में ज्यादा लगाते हैं।
इललिक्विड एसेट्स मतलब ऐसी चीजें जिन्हें जरूरत पड़ने पर तुरंत नकदी में बदलना आसान नहीं होता, जैसे घर या जमीन। अच्छा, समझी। यहीं पर वित्तीय साक्षरता यानी पैसे और निवेश की जो बुनियादी समझ होती है वो बहुत महत्वपूर्ण हो जाती है। पैसे की समझ होना क्यों जरूरी है इस मामले में? क्या फर्क पड़ता है उससे? फर्क ये पड़ता है कि जो लोग आर्थिक रूप से ज्यादा साक्षर हैं वे अचानक आए वित्तीय झटकों को, जैसे मान लीजिए बच्चे का अप्रत्याशित जन्म हुआ, उसको बेहतर ढंग से झेल पाते हैं। कैसे? वो अपने निवेश को इस तरह बांट कर रखते हैं कि जरूरत पड़ने पर कुछ पैसा आसानी से उपलब्ध हो सके, मतलब सारा पैसा घर में नहीं लगा दिया। अध्ययन के मुताबिक वित्तीय समझदारी इस तरह के झटकों के असर को 20% तक कम कर सकती है। 20%? ये तो काफी बड़ा अंतर है। हाँ, ये सिर्फ आंकड़े नहीं हैं, ये वित्तीय तैयारी की ताकत का सबूत है। तो पैसे की समझ होना इतना जरूरी है, खासकर जब परिवार बढ़ रहा हो। लेकिन क्या सिर्फ लोग ही जिम्मेदार हैं? सरकारें भी तो कुछ करी होंगी ना जन्म दर बढ़ाने के लिए, जैसे पैसे देकर प्रोत्साहित करना। क्या वो काम करता है? देखिए, नतीजे मिले जुले हैं। फ्रांस और नॉर्वे जैसे देशों ने कुछ हद तक सफलता पाई है। अच्छा, कैसे? वहां उन्होंने परिवारों के लिए काफी मददगार नीतियां बनाई हैं, जैसे सस्ती चाइल्ड केयर है, पिता को भी लंबी छुट्टी मिलती है वगैरह। इससे वहां जन्म दर में थोड़ी बढ़ोतरी हुई है। लेकिन दूसरी तरफ दक्षिण कोरिया और सिंगापुर जैसे देश हैं, उन्होंने अरबों डॉलर खर्च कर दिए, लेकिन जन्म दर जस की तस कम बनी हुई है। अरबों डॉलर खर्च करके भी? हाँ, दक्षिण कोरिया ने तो पिछले 16 सालों में सुना है $210 बिलियन खर्च किए। $210 बिलियन, और फिर भी नतीजा लगभग शून्य। लगभग शून्य। वहां जन्म दर दुनिया में सबसे कम है अभी भी। ये दिखाता है कि सिर्फ पैसा फेंकने से बात नहीं बनती। तो फिर क्या बात है? बात यह है कि जब कम बच्चे पैदा करना एक सामाजिक चलन बन जाता है ना, उसे बदलना बहुत मुश्किल होता है। ये सिर्फ आर्थिक मसला नहीं रहता, ये गहरे सामाजिक और सांस्कृतिक मूल्यों से जुड़ जाता है। समझ रही हूँ। तो ये सारी बातें जो हम कर रहे हैं, ये हमारे सुनने वालों के लिए क्यों अहम है? उन्हें क्या फर्क पड़ता है इससे? फर्क सीधा पड़ता है। ये हमारी रिटायरमेंट प्लानिंग से जुड़ा है, हमारी करियर से जुड़ा है, हमारी आर्थिक सुरक्षा से जुड़ा है। कैसे? अगर अर्थव्यवस्था धीमी होती है, नौकरियों में काम करने वालों की कमी होती है, पेंशन और स्वास्थ्य जैसी जो सामाजिक सुरक्षा व्यवस्थाएं हैं उन पर दबाव बढ़ता है, हाँ, तो इसका असर हम सब पर पड़ेगा। हो सकता है हमें ज्यादा लंबे समय तक काम करना पड़े, जैसा फ्रांस में हाल में हुआ भी है। हाँ, वो रिटायरमेंट उम्र बढ़ाने वाला मामला। बिल्कुल। या फिर हमें अप्रवासन यानी बाहर से लोगों को आने देने जैसी नीतियों पर और गंभीरता से सोचना पड़े, ताकि अर्थव्यवस्था चलती रहे, काम करने वाले लोग मिलते रहें। ये सब तो काफी सोचने पर मजबूर करता है। और यहीं से आज की चर्चा का शायद आखिरी सवाल उठता है। जैसे जैसे समाज बूढ़ा हो रहा है और आबादी शायद कम भी हो जाए, तो क्या हमें ये जो आर्थिक विकास या ग्रोथ है, हाँ, जिसकी परिभाषा के पीछे हम हमेशा भागते रहते हैं, उसी पर दोबारा सोचने की जरूरत है? क्या एक छोटी लेकिन शायद ज्यादा संतुलित और टिकाऊ अर्थव्यवस्था भी एक लक्ष्य हो सकता है? ये वाकई भविष्य के लिए एक बहुत बड़ा और जरूरी सवाल है। इस पर हमें समाज को गंभीरता से विचार करना ही होगा। बिल्कुल, सोचने के लिए काफी कुछ है। थैंक यू फॉर लिसनिंग। सी यू अगेन इन द नेक्स्ट एपिसोड।